तो आज हम बात करें नक्सल हमले के बाद में उठे सवालों की और सवालों की धार पर लगातार होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाबों से बचना और सफाई और इन सफाइयों से बढ़ती हुई हैरत और चिंता भी। हमारे साथ में बीकेएस रे साहब है। रे साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप समस्या को ही डिनाई कर दो, आप कहो कि आपके पास में सूचना भी वक्त पर आती है, आप कहिए कि आपका कोऑर्डिनेशन भी बेहतर है, आप अपने जवान की बातों को भी दरकिनार करते हैं, कहते हैं आपकी थाने वहीं पर हैं जहां पर कैंप लगे हुए हैं, जो वहां पर काम करने वाली फोर्सेस हैं। इन सबके बीच में जो नक्सलियों ने इतना बड़ा अटैक कर दिया, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया, उनके तीर बम की आज सारे देश में मीडिया में चर्चा है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो आपसे आगे लगते हैं, सूचना के मामले में भी वो ग्रामीणों का इस्तेमाल करते हुए आपसे आगे लगते हैं और कोऑर्डिनेशन के मामले में भी आगे लगते हैं। क्या वजह है ऐसी कौन सी वजह है कि वो आगे दिखाई पड़ते हैं? क्या आपको ये मान लेना चाहिए वो इलाका उनका है? देखिए, मेरा स्पष्ट अभिमत है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि सरकार ने अपने रणनीति क्या है उसका खुलासा नहीं किया है और रणनीति बदलती रहती है। किसी पर एकदम किसी रणनीति को अपना करके कुछ रिजल्ट दिखाना इनका काम है। अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। मुझे मालूम है जब ग्रे हाउंड की बातें हो रही थी, आंध्र में ग्रे हाउंड के द्वारा नक्सलाइट्स को सफाया कर दिया गया। अभी भी ग्रे हाउंड के नाम पर नक्सलियों में आतंक है। अभी हाल में उड़ीसा में मालकानगिरी क्षेत्र में ग्रे हाउंड की सहायता से कम 20 नक्सली लीडर को हत्या कर दी गई। ग्रे हाउंड और उड़ीसा का पुलिस दोनों मिलकर के एक जबरदस्त सफलता प्राप्त हुआ। नहीं तो ये मजबूरी क्या है? यही सवाल उठता है कि जो मॉडल काम करता है, चाहे वो ग्राउंड फोर्स का हो, चाहे वो किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का हो, कल्लूरी का मॉडल हो, फिर आपको उसको एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? अगर आप किसी दूसरे अधिकारी को भी बदलें तो वहां काम होना चाहिए, उस मॉडल पे एटलीस्ट काम कंटिन्यू रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए। लेकिन किसी के जाते ही, किसी मॉडल के हटते ही वहां पर हिंसा भी बढ़ जाती है और नक्सली ताकतवर भी दिखते हैं। तो यही तो बात है कि इनका कोई रणनीति जो है उसका कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। यदि स्पष्टता होती तो आज रिजल्ट और कुछ होता। ग्रे हाउंड का मॉडल को यदि हम एडॉप्ट कर लेते उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती, लेकिन अब तक वो ग्रे हाउंड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनकी क्या मजबूरी है वो भी जानना मुश्किल है। क्या मजबूरी है? कभी इसको नेता परिवर्तन, ऑफिसरों को चेंज करने से नक्सलाइट समस्या का हल नहीं होता है। हमें ठोस रणनीति चाहिए। ये त्रिवेदी जी, एक बड़ा सवाल ये है, जब हम कुछ घंटे पहले इस पर चर्चा कर रहे थे, सरकारी पक्ष ने कहा कि उनकी बहुत सारी बाध्यताएं, लिमिटेशंस हैं, सरकारी लिमिटेशंस हैं, प्रशासनिक लिमिटेशंस हैं, ये उनका कहना था और बातचीत करने के लिए तैयार है, ये भी कहा, लेकिन आपको शांति रखकर एक टेबल पर आना पड़ेगा। दूसरा साइड ऐसा है जो कभी भी टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं होता, ना ही उनका कोई सर्वमान्य नेता या कोई कैडर सामने दिखाई पड़ता जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में क्या उम्मीद कर रही सरकार? ना वो अटैकिंग मोड में आने वाली है, ना ग्राउंड पर कोई फैसला लेती दिखाई पड़ रही है फिलहाल, और साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि आपको हिंसा छोड़नी पड़ेगी, जो कभी मुमकिन उस साइड से होता दिखेगा नहीं। कहाँ हाल निकलेगा? पुरी जी, 2-3 बातें ऐतिहासिक रूप से बड़ी स्पष्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार का ये कहना है कि वो पहले अपने हथियार छोड़े और फिर शांति वार्ता पे आए, जबकि सरकार की तरफ का ये कहना है कि हमारा पिछले 2 दशकों का अनुभव यह है कि ये शांति वार्ता के लिए तभी आते हैं जब कमजोर होते हैं और शांति वार्ता के नाम पे अपने आप को पुनर्गठित और पुनः सशक्तिकरण करते हैं। और इसलिए सरकार का ये कहना है कि जब तक वो अपने हथियारों को नहीं छोड़ देंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। और इसीलिए आज पिछले 2 दशकों में ऐसा कभी नहीं हो पाया और ये कभी नहीं होगा। ये बात आप मार करेंगे कि हमारे बड़े बड़े एनजीओ, कुछ बड़े बड़े आध्यात्मिक नेता भी कहते हैं कि जाके बातचीत करना चाहिए, लेकिन बातचीत कोई करता नहीं है, क्योंकि न बातचीत सरकार करना चाहती है, ना बातचीत वो करना चाहती, दोनों अपनी स्थितियों में बने हुए। इसके लिए इसीलिए अभी बीकेएस रे साहब ने बात बताई कि हमने ग्रे हाउंड मॉडल नहीं अपनाया। भाई, ग्रे हाउंड मॉडल क्या है? ग्रे हाउंड मॉडल कोई बाहर का नहीं है, अपने ही पुलिस तंत्र को इतना ज्यादा मुस्तैद, इतना सशक्त और इतना तीव्र त्वरित बनाना कि वो सारे हम लोग रोक सके। उसके साथ ही एक दूसरा मॉडल इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है वो है त्रिपुरा का मॉडल, कि त्रिपुरा ने भी उन्होंने आंतरिक आतंकवाद को, आंतरिक जिस तरीके विद्रोह वाली स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और आज पूरी तरीके से वो ठीक होगा। ऐसे एक मॉडल कोलंबिया का हुआ। वहां सीधी सी बात है कि आप बहुत तेज
उन पर हमला करिए, बहुत तेज हमला करिए, बिना किसी मरम्मत के, लेकिन उसके साथ ही समानांतर रूप से वहां की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो समाज कल्याण की व्यवस्थाएं, उनको भी आप तत्काल लागू करिए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि न तो हम बहुत तेज गति से, बहुत तीव्रता के साथ, शक्ति के साथ उन पर हमला कर रहे हैं, और न ही उतनी तीव्रता के साथ अपने विकास के या कल्याण के कार्यक्रमों को चला रहे हैं। दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। और अगर जब आप इस तरीके दबाव डालेंगे उन पर पूरी तौर पर, जब वो घिर जाएंगे तभी वो शांति वार्ता के लिए तो नहीं आएंगे। हाँ, उनको दुबक के जाना पड़ेगा। यहाँ मार करिए पुरी जी कि जो नक्सल पहले उत्तर बस्तर तक थे, उत्तर बस्तर से उनको पूरी तौर पे नीचे ढकेल दिया गया है, और उनको पूरी तौर पे वहां पर सुकमा जैसे जिले में वो केंद्रित है। और सुकमा के बाद दूसरा देखिए, अभी जैसा कि रे साहब ने बताया कि उड़ीसा में भी ग्रे हाउंड है, और यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र में ग्रे हाउंड है। अर्थात अब उधर घिरे, उनको पूरी तौर पर उत्तर की ओर ही अटैक करना है। और ऐसे में अगर हमने पूरी शक्ति के साथ काम नहीं लिया तो नहीं होगा। हमारी बात मार करिए। एक तरफ हमारे अधिकारी रायपुर में कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हमारी नीति ठीक है, सब हमारा इंफॉर्मेशन। दूसरी तरफ भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, पुनर्विचार करेंगे और हमारी नई रणनीति को हम बनाएंगे। ये भी आता है कि भारत के जो सुरक्षा सलाहकार हैं वह भी इस पे विचार कर रहे हैं। यह भी हो रहा है कि भारत के ऐसे राज्यों जहाँ की नक्सलवाद की समस्या है, वहाँ के सारे मुख्यमंत्री बैठकर चर्चा करेंगे। अर्थात अभी यह स्पष्ट करना है कि हमें नक्सलियों के विरुद्ध किस तरीके की कार्रवाई करनी है। पहली बात, अगर मेरी बात माने, जो मेरे 10-15 साल इतना वक्त हो गया, लेकिन सर इतना वक्त हो गया, ये कोई आजकल की समस्या नहीं है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। हर साल गर्मी के सीजन में नक्सली इस वक्त को चुनते हैं, बड़ा अटैक करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। आप तमाम तरह की मीटिंग करते रहिए, कंडोलेंस करते रहिए, लेकिन वो अटैक करके आपको नुकसान पहुंचा के जाते हैं। ना वो बातचीत के लिए आने वाले हैं, ना आप वहां बातचीत के लिए जाने वाले हो, ना आप उनको रोक पा रहे हो, क्योंकि एक तरह से आप बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ते हो। यह आम इंसान का व्यू है कि वो बचाव की मुद्रा में आप दिखाई पड़ते हो, अटैकिंग मोड में भी आप नहीं आ रहे। ये मजबूरी क्या है? क्या इस मजबूरी का कोई सलूशन नहीं? क्योंकि हम एक अपनी पूरी स्पष्ट रणनीति को बनाकर क्रियान्वित करने की स्थिति में नहीं आ रहे। ये हम बिल्कुल तय नहीं कर पा रहे, बिल्कुल तय नहीं कर पा रहे कि हमको इनका सफाया किस आधार पे करना है। और बिल्कुल अभी एक बात और आ रही, प्रस्ताव आ रहा है कि क्या हमको सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नहीं हो सकती। भारत में भारत की सेना भारत के लोगों के ऊपर सेना की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए एक प्रस्ताव ये लाया जा रहा है पुनीत जी कि बस्तर में ही एक सेना का बना दिया जाए, कैंप बना दिया जाए, जिससे कि कारण उसका एक भय तरीका नक्सली हो कि सेना यहाँ पर उपस्थित हो। पर मेरा मानना है कि अगर उसको भी आप यहाँ ले आएंगे तो सेना कार्रवाई तो नहीं करेगी। पर हाँ, सेना का अभी जितना भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो श्री जैन ने की कि सेना का जो महत्वपूर्ण अनुभव है, जो स्ट्राइकिंग की जिसको बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करिए, सर्जिकल स्ट्राइक का जो अनुभव उनका है, उस अनुभव को वो अगर इधर ट्रांसफर करें और इनको क्रियान्वित करने दें। लेकिन मुद्दा क्या है, हमने बात कहाँ शुरू की कि जब पुलिस, जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो तीसरा वहां पे कौन सा आयाम आ जाएगा? सेना का, कि सेना का आयाम आ जाए। इन तीन के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? चलिए, अब आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो बिल्कुल समझ में आता है, टेक्निकल मुद्दा है। मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं जगदलपुर से। मनीष जी, क्या वास्तव में नक्सलियों का सफाया हो रहा है? क्या वास्तव में नक्सली एक इलाके में सीमित है? क्या उनकी ताकत कमजोर है? क्योंकि उनके इन्वेंशंस, उनके हमला करने का तरीका, उनका फेस टू फेस आकर के लड़ाई करने का तरीका, वो तो सब बताता है कि वो अपनी ताकत का, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में बेहतर सक्षम है। क्या वो कमजोर हो रहे हैं, या इस हमले के बाद में जो वो जताना चाहते थे कि वो फुल ताकत में है और पूरी तरह अटैक कर सकते हैं, ये वो सामने ला चुके हैं? देखिए, जहां तक नक्सलियों की बात है पुनीत जी, पिछले 2 दशकों से जिस ढंग से नक्सली लगातार आक्रामक होते गए हैं, हम देख रहे हैं लगातार नक्सलियों की स्थिति मजबूत होती गई है, तकनीकी रूप से और पावर के हिसाब से भी। आमतौर पर किसी जमाने में नक्सली छिप छिप करके वार करते थे, आज सीधी सीधी लड़ाई लड़ने के लिए वो आमने सामने फायरिंग की स्थिति में आ गए हैं। रही बात नक्सलियों के जो लगातार अभी जैसे कि पूर्व वक्ता ये बोल रहे थे कि नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। दरअसल मेरा ऐसा मानना है कि नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तो हो ही नहीं सकती। सर्जिकल स्ट्राइक उस स्थिति में होगी जब आपका दुश्मन, आप जब उसको चिन्हित कर लेंगे,
यहाँ तो नक्सलियों के बारे में कोई खुफिया सूचना ही नहीं है। कुछ चंद नक्सली नेताओं की तस्वीरें, वो भी 10 साल 12 साल पुरानी तस्वीरें पुलिस के पास हैं। नई तस्वीरें अभी तक उनको नहीं मिली हैं। खुफिया तंत्र नक्सल ऑपरेशन की दृष्टि से, नक्सलियों की इंफॉर्मेशन की दृष्टि से बुरी तरह असफल रहा है। जो यहाँ पर फोर्सेस हैं या खुफिया जवान जो हैं, वो यहाँ की भाषा और संस्कृति के जानकार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में नक्सलियों के खिलाफ खुफिया सूचनाएं भी नहीं मिलती। रही बात, एक बात अभी जो आ रही थी कि गर्मी के सीजन में नक्सली बार बार क्यों आक्रामक हो जाते हैं। दरअसल बस्तर की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को आप देखें तो पहाड़ और जंगलों से भरा पूरा ये इलाका है। बस्तर की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहां पर जो थाने और इनके पुलिस या सुरक्षा बलों के कैंपों की बहुत लंबी दूरी है। ऐसी स्थिति में जब सुरक्षाकर्मी गश्त करते हैं तो वो लंबी दूरी, गर्मी होने के कारण वो लंबी दूरी तक गश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो थक जाते हैं उनपे और उनको पानी की जरूरत होती है। ठीक आप कह रहे हैं। रेस साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और इसके चलते जो है भौगोलिक परिस्थिति उनके अनुकूल है। जी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। रेस साहब, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्निकली वो साउंड होते चले जा रहे हैं, वो अपनी ताकत को बढ़ाते भी जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि एक सीमित दायरे में वो बंद रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि पिछली जो 3 बड़ी वारदातें हैं, बड़े घटनाक्रम है, वो एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि वो एक ही जगह पर हो रहे हैं और आप उनका सही संख्या तक का अनुमान नहीं लगा पाते, तो इसमें आपकी कमजोरी ज्यादा दिखाई पड़ती है। जिस ग्राउंड फोर्स की आप बात करें, क्या इसमें वास्तव में वो सारे लैक जो इंफॉर्मेशन के होते हैं, जो सूचना तंत्र का जो अभाव होता है, जो स्थानीय स्तर का सहयोग होता है, ये सारी लड़ाई में क्या ग्रेहाउंड फोर्स इन सबसे निपटने के लिए कैपेबल हो पाएगी, बना पाएंगे आप इसको? देखिए, ग्रेहाउंड फोर्स जब आंध्र में बनाया गया, उन्होंने काफी मेहनत की। आपको मालूम होगा जो नक्सलाइट नेता रामकृष्ण वगैरह जो थे, जो आर्म कैडर देखते हैं नक्सलाइट्स के, उनके घेराबंदी ग्रेहाउंड ने कर लिया था। और यदि परंतु उस समय आंध्र के मुख्यमंत्री और नक्सलाइट के बीच शांति वार्ता होने के कारण ग्रेहाउंड को मना किया गया, तुम आक्रमण मत करो। ग्रेहाउंड का जो नीति है, वो नक्सली के गढ़ में घुस करके उनको मारना है। वो यदि करके यहाँ यदि ग्रेहाउंड मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेते, पहले कर लेते, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने वाला। तो आपकी सलाह ये कि आपको ग्रेहाउंड पर जाना ही पड़ेगा और आपको इसके लिए आना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा। तारीख को क्या मीटिंग करते हैं ये देखना पड़ेगा। जी हाँ। त्रिवेदी साहब, आपकी क्या सलाह है? गवर्नमेंट कहती है उसकी व्यवस्थाएं, इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में हल तो आपको तलाशना पड़ेगा, क्या हल है? देखिए, 3 व्यवस्थाएं उनकी। पहली तो व्यवस्था यह है कि ग्रेहाउंड करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो नहीं है। फिर वो कहेंगे हमारे पास साधनों की कमी है, वित्तीय साधनों की कमी। कहते हैं, अब एक बात मार करिए कि एक तरफ तो नक्सलाइट के पास आधुनिकतम साधन आते जा रहे हैं, सरकार पूरे भारत में है, हमारे सूचना तंत्र, आखिरकार उनके पास ये तंत्र कहाँ से पहुंच रहे हैं? नवीनतम, उनके पास आधुनिकतम शस्त्र कहाँ से पहुंच रहे हैं? और हम अपने पुलिस बल को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें एक बात और करनी पड़ेगी कि इनकी जो सप्लाई चेन है, इस सप्लाई चेन को हम कैसे रोकेंगे? एक सप्लाई। दूसरा, हमारी जो पुलिस है, उस पुलिस को हम किस तरीके से ज्यादा सशक्त बनाते, साधनों की दृष्टि से और उनकी ट्रेनिंग से। हमारी ट्रेनिंग के लिए बार बार हमारे को आपत्ति लगती है कि हमारी जो स्थानीय पुलिस है वो नक्सलियों का सामना करने के लिए उस तरीके से ट्रेन नहीं है, और इसीलिए हमको बार बार पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर आने पड़ता है। पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाद ही उनका जो कोऑर्डिनेशन के कारण ये ज्यादा सशक्त नहीं हो पा रहे। इसलिए आपकी बात के 3 जवाब। पहला, पैसे की कोई कमी ना सरकार, केंद्र सरकार होने देती है ना राज्य सरकार, पर मध्य की बात है, इस पैसे से जो ट्रेनिंग होना चाहिए, जो इक्विपमेंट होना चाहिए, वो इनके पास आना चाहिए। और दूसरा, हमारे सूचना तंत्र को केवल यही नहीं कि कहाँ पे नक्सलाइट है, बल्कि नक्सलाइट की जो सप्लाई लाइन है, अभी बार बार कहा जा रहा था। चलिए, अब आप जो 3 पॉइंट के ऊपर अटैक करने के लिए बोल रहे हैं, 3 पॉइंट के ऊपर ये अटैक होना चाहिए। फाइनली अजय जी, आप भी कोई कमेंट करना चाहेंगे? किस तरह से आप इसका समाधान देखते हैं? सर, इसमें एक बार जो बार बार ग्रेहाउंड की बात कर रहे हैं, तो हमारी अर्धसैनिक संगठन जो हैं वो भी किसी तरह से
ना ट्रेनिंग में कम है ना संसाधनों में कम है। आप एक बार फ्री हैंड तो दें उनको, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अगर स्थानीय पुलिस कोऑर्डिनेट करे और फ्री हैंड दे दे गवर्नमेंट, केंद्र सरकार फ्री हैंड दे दे, राज्य सरकार फ्री हैंड दे दे कि कोई मानव अधिकार बीच में नहीं आएगा, कोई नहीं, इनको एक फ्री हैंड दे दें, तो आप देखिए आपको बहुत बेहतर से बेहतर परिणाम मिलेंगे। मनीष जी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप फ्री हैंड नहीं देंगे, आप AK-47 दे देते हैं और बोले गोली जोड़ना चाहेंगे फ्री हैंड के साथ? वो कहते हैं कि हमारे नक्सलाइट जो हमारे नागरिक हैं। नहीं, देखिए बस्तर में फ्री हैंड संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों और नक्सलियों के बीच में कोई अंतर यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास नहीं है। रही बात ग्रेहाउंड्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्रेहाउंड जो है ना, आंध्र प्रदेश का वो दस्ता है जिसमें वहां के स्थानीय लोगों को लेकर के उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी है। बस्तर में भी यहाँ के जो स्थानीय SPO और DRG की जो भर्ती हुई है, इनको भी अगर हम अच्छे ढंग से ग्रेहाउंड टाइप की ट्रेनिंग दें तो ये फोर्स नक्सलियों के खिलाफ बहुत कारगर होगी और नक्सली उन्मूलन की दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और थोड़ा सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा सा अपना खजाना खोलना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर जो पूरे डिबेट का, पूरी बातचीत का सार वो ये निकलता है कि पहली बात तो आपको शायद ये समस्या है और इस समस्या में पहला जो बिंदु आता है वो है कोऑर्डिनेशन का लैक। दूसरा आता है कि आप फोर्स को पूरी तरह तैयार और फ्री हैंड करके किस तरह से छोड़ें, और तीसरा आपको वहां ग्रामीणों के बीच में अपने तंत्र को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मनीष जी कह रहे हैं कि आप फर्क कर पाए कि कौन ग्रामीण है और कौन नक्सली है जिनसे आपको लोहा लेना है। ये फर्क आप करने की समझ में डेवलप कर पाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो तंत्र के द्वारा हो, सूचना तंत्र के द्वारा हो। इस पर कितना काम होता है, क्या अगली मीटिंग में जो केंद्र की तरफ से बुलाई गई है इसमें कोई वाकई में रणनीतिक स्तर के ऊपर परिवर्तन दिखता है या फिर जुमलेबाजी होगी, ये जरूर हम देखेंगे। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप सबका शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में इस मंच पर आकर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।